हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार आपका स्वागत करता हूं बीके स्टडी ग्रुप चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। हमेशा चर्चा में रहने वाले मानवाधिकार आयोग के बारे में आपने सुना ही होगा। जब भी आप इसके बारे में सुनते होंगे तो इस आयोग के बारे में जानने की उत्सुकता ज़रूर होती होगी। तो अभी हाल ही में 1 जून 2021 में यह आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो तैयार किया गया है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। निश्चित रूप से आपको इस टॉपिक के संबंध में जो भी मन में आपका डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले क्या क्या जानेंगे, किन किन चीज़ों पर इस वीडियो में कवर किया गया है। तो वीडियो में आपको मानवाधिकार आयोग क्या है, मानवाधिकार क्या होते हैं, इसके विषय में देखेंगे। मानवाधिकारों का इतिहास क्या है, कब से प्रारंभ हुए, मानवाधिकार परिषद क्या है, और मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 इसको भी इस पे जोड़ा गया है, क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की संरचना कैसी है उस पर भी देखेंगे, चर्चा करेंगे। और NHRC के कार्य और शक्तियाँ, क्या क्या कार्य हैं और कौन कौन सी शक्तियाँ इस आयोग को मिली हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। और इस आयोग की क्या सीमाएं हैं उस पर भी देखेंगे, ध्यान देंगे। तो NHRC सबसे पहले इसका पूरा नाम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेशनल मानवाधिकार के विषय में नेल्सन मंडेला, जो अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रहे, उन्होंने कहा था लोगों को उनके मानव अधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। अब आइए देखते हैं क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। आयोग का अधिदेश मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 एवं 2019 द्वारा यथा संशोधित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में निहित है। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति भारत की चिंता का प्रतीक अथवा संवाहक है। यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है, उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12(1) घ में मानव अधिकारों को संविधान द्वारा गारंटीकृत अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में समाविष्ट तथा भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय व्यक्ति के अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। मानवाधिकार क्या होते हैं? संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार, यानी संयुक्त राष्ट्र में इसकी क्या परिभाषा दी गई है उसके अनुसार, यह अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त हैं। मानवाधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और काम एवं शिक्षा का अधिकार शामिल है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है। मानवाधिकारों का इतिहास। मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा यानी UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। 1991 में पेरिस में हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक में सिद्धांतों को एक समूह तैयार किया गया जो आगे चलकर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की स्थापना और संचालन के नींव साबित हुए। क्योंकि यह दस्तावेज पेरिस सम्मेलन के दौरान लाया गया था, इसलिए इस सिद्धांत को पेरिस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पेरिस सिद्धांत की प्रमुख बातें क्या हैं चलिए उसको देखते हैं। पेरिस सिद्धांत
20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु पेरिस सिद्धांतों को अपनाया था। इसने दुनिया के सभी देशों को राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं स्थापित करने के लिए निर्देश दिए थे। पेरिस सिद्धांतों के अनुसार मानव अधिकार आयोग एक स्वायत्त एवं स्वतंत्र संस्था होगी। यह शिक्षा, मीडिया, प्रकाशन, प्रशिक्षण आदि माध्यमों से मानव अधिकारों को भी बढ़ावा देता है। मानवाधिकार परिषद ह्यूमन राइट काउंसिल मानवाधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका गठन 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। यह पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। इसी के साथ यह संस्था मानवाधिकारों के उल्लंघनों की जांच भी करती है। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुने गए 47 सदस्य देशों में से मिलकर बनती है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019, यह विधेयक 2019 में लाया गया था, सदन में 2019 में प्रस्तुत किया गया और 2019 में ही ये पास भी हुआ। तो इस अधिनियम के तहत मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में क्या परिवर्तन किए गए, कि कौन कौन सी बातें जोड़ी गई हैं, उस पर ध्यान देंगे। मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी हो सकते हैं। इसके पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता था। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा, ना कि 5 वर्षों का, और वे पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होंगे। पहले यह कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। राज्य आयोग के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 2 से 3 किया गया है। पहले राज्य आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते थे, जिनको बढ़ाकर 3 कर दिया गया है, जिसमें से एक महिला सदस्य भी होगी। मानवाधिकार आयोग में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों संबंधित मुख्य आयुक्त को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। NHRC की संरचना देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना कैसी है, तो ये संरचना में आपको 1+4+3+3, इसका मतलब है एक अध्यक्ष, 4 सदस्य, 4 ये जो हैं ये वैधानिक सदस्य हैं, और 3+3 यहाँ पर लिखने का है कि 3 पहले पदेन सदस्य थे, 3 अभी 2019 के अधिनियम के पश्चात जोड़े गए हैं। तो इनमें कम से कम 6 यानी पदेन सदस्य होंगे। अध्यक्ष कौन हो सकता है? वर्तमान या सेवानिवृत्त भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। सदस्य, पहले सदस्य कौन होंगे? वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ये न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के होंगे। दूसरा, वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। थर्ड और फोर्थ, जो ये तीसरे और चौथे सदस्य जो होंगे वो मानवाधिकार विशेषज्ञ होंगे, जिनको मानवाधिकार विषय के बारे में विशेष योग्यता या उसके विशेष जानकारी होगी। पदेन सदस्य में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, और दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, और वर्तमान में जोड़े गए 3 और आयोग के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों के मुख्य आयुक्त। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। यानी इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो उच्च स्तरीय समिति है उसकी सिफारिश के आधार पर। लेकिन यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो आपने यहाँ पर जो 2 सदस्य देख रहे हैं, सेवानिवृत्त और वर्तमान सेवानिवृत्त न्यायाधीश और हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, इन दोनों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की समिति है जो उसके सिफारिश पर ही होती है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस के परामर्श के बिना नियुक्ति नहीं की जा सकती। तो अब देखते हैं NHRC की जो संरचना के अंदर ये उच्च स्तरीय समिति के कौन कौन होते हैं। इसमें
इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सदस्य लोकसभा अध्यक्ष, भारत सरकार के गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा का उपसभापति इसके सदस्य होते हैं। अब एनएचआरसी के जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, इनकी पदमुक्ति ये राष्ट्रपति द्वारा ही होती है, यानी इनको नियुक्त भी राष्ट्रपति करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है और पद विमुक्त करने का भी राष्ट्रपति को ही अधिकार है। ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे कि इन्हें केवल तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच में उन पर दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हो जाएं। कार्यकाल 3 वर्ष, अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक, और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 5 विशिष्ट विभाग हैं। वो विशिष्ट विभाग: विधि विभाग, जांच विभाग, नीति अनुसंधान और कार्यक्रम विभाग, प्रशिक्षण विभाग और प्रशासन विभाग। राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा गठित उच्च मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नियुक्त उच्च स्तरीय समिति के सिफारिश के आधार पर की जाती है। उस समिति में मुख्यमंत्री उसके समिति के अध्यक्ष होते हैं और गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष उसके सदस्य होते हैं। जिन राज्यों में विधान परिषद है, उन राज्यों में विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद में विपक्ष का नेता इसके सदस्य होते हैं। SHRC यानी स्टेट का राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना: इसका सचिव जो यहाँ पर मुख्य कार्यपालिक अधिकारी होता है, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, पदमुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जा सकती है, लेकिन हटाया नहीं जा सकता, या ये हमें इनको हटाने का या इनको पदमुक्त करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। संरचना में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य प्लस 1 महिला सदस्य, यानी कुल 3 सदस्य होंगे, जिसमें से 1 महिला सदस्य होगी। ये वर्तमान में जोड़ा गया है। अध्यक्ष जो होगा हाई कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, और जो 2 सदस्य हैं उनमें पहला सदस्य हाई कोर्ट का न्यायाधीश या वर्तमान में रिटायर्ड जज, और या फिर राज्यों में यानी जिलों में जो जिला न्यायाधीश हैं या रिटायर्ड जज, या ऐसे न्यायाधीश जिनको 7 वर्षों तक का कार्य अनुभव है, उन्हें भी नियुक्त किया जा सकता है। और दूसरे सदस्य होंगे मानवाधिकार विशेषज्ञ, जिनको मानवाधिकार के बारे में विशेष जानकारी होगी, जो उसके ज्ञाता होंगे, और 1 महिला सदस्य होगी। NHRC के कार्य और शक्तियाँ: NHRC संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानव अधिकारों को बचाने के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है और उनमें बदलाव की सिफारिश कर सकता है। आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियां हैं और यह अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकता है। NHRC के पास मुआवजे या हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार है। NHRC मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना। इसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं उसमें सुधार का सुझाव दे सकता है। NHRC मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी करता है। आयोग के पास मुआवजे हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार है। यह राज्य तथा केंद्र सरकार को मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश कर सकता है। आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति और राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग राज्यपाल को के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। आयोग किसी व्यक्ति या एजेंसी या सरकारी अधिकारी को पूछताछ के लिए आमंत्रित कर सकता है। अब देखते हैं NHRC की सीमाएं क्या हैं, यानी कौन कौन सी सीमाएं हैं जिसके बाहर जाकर NHRC काम नहीं कर सकती है। NHRC के पास जांच करने के लिए कोई भी विशेष तंत्र नहीं है। अधिकतर मामलों में यह संबंधित सरकार को मामले की जांच करने का आदेश देता है।
एनएचआरसी के पास किसी भी मामले के संबंध में मात्र सिफारिश करने का ही अधिकार है, वह किसी भी निर्णय को लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कई बार सरकार या तो एनएचआरसी की सिफारिशों को पूरी तरह से खारिज कर देती है या उन्हें आंशिक रूप से ही लागू करती है। कई बार धन की अपर्याप्तता भी एनएचआरसी के कार्य में बाधा डालती है। केंद्रीय सशस्त्र बलों के संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों को भी काफ़ी सीमित कर दिया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मांग सकते, जिसका सीधा अर्थ यह है कि उन्हें केंद्र के तहत आने वाले सशस्त्र बलों की जांच करने से रोका जाता है। एनएचआरसी की सीमाएं के अंतर्गत पीड़ित पक्ष का व्यवहारिक निर्णय देने में असमर्थ होने के कारण भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली जहांगीर सोराबजी ने इसे इंडिया टीजिंग एलूजन की संज्ञा दी थी। अब जनरल सोली सोराबजी ये पूर्व अटॉर्नी जनरल थे, इनके बारे में जानते हैं। इनका हाल ही में अभी 30 अप्रैल 2021 में देहांत हो गया। इनका जन्म हुआ था 9 मार्च 1930 में। ये 2 बार भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं, 1989 से 1990 तक, और दूसरी बार 1998 से 2004 तक। 2002 में इन्हें इनकी सेवाओं के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। इनकी प्रमुख पुस्तक है नानी पलखीवाला द कोर्ट रूम जीनियस। एनएचआरसी की वर्तमान संरचना देखते हैं। आपने एनएचआरसी का संरचना देखा, अब इस संरचना में वर्तमान में इसके अध्यक्ष और सदस्य कौन हैं उनके बारे में देखते हैं। अध्यक्ष A.K. मिश्रा यानी अरुण कुमार मिश्रा, यह भी हाल ही में 1 जून 2021 को एनएचआरसी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इसके पहले पूर्व न्यायमूर्ति H.L. दत्तू, भारत के पूर्व न्यायमूर्ति रहे हैं H.L. दत्तू, वो इसके एनएचआरसी के अध्यक्ष थे, जो कि 2 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए। तभी से यह पद रिक्त था। वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा जी की नियुक्ति की गई है। अरुण कुमार मिश्रा जी उच्चतम न्यायालय से 2 सितंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। इससे पूर्व वे मध्य प्रदेश, कलकत्ता, राजस्थान कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अब सदस्यों की बात करते हैं तो पहले सदस्य प्रफुल्ल चंद्र पंत, ये पूर्व जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। इनकी नियुक्ति 22 अप्रैल 2019 में की गई। दूसरे सदस्य महेश कुमार मित्तल, ये पूर्व चीफ जस्टिस हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, जिनकी नियुक्ति 1 जून 2021 में की गई है हाल ही में। राजीव जैन पूर्व IB निदेशक हैं, जिनकी नियुक्ति 1 जून 2021 में की गई है। श्रीमती ज्योतिका कालरा, ये पूर्व वकील और ह्यूमन राइट की स्पेशलिस्ट हैं। इनकी नियुक्ति 2017 में की गई थी। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व वकील हैं। डॉक्टर ज्ञानेश्वर मनोहर मुलाई, ये एक राजनयिक हैं, पूर्व भारतीय विदेश सेवा में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और 1983 से 2019 तक इन्होंने भारतीय विदेश सेवा के रूप में अपनी सेवाएं देश को दी। और ये भारत के पूर्व सेक्रेटरी भी रहे हैं 2019 में। पदेन सदस्यों की बात करते हैं तो पदेन सदस्यों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग श्री आतिफ रशीद, वर्तमान में इस आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कठेरिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साई। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल साहनी। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष श्रीमती स्तुति कक्कड़। दिव्यांगजनों के मुख्य आयुक्त डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे। एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को क्या सुझाव होने चाहिए, कैसे इसको मजबूत बनाया जा सकता है। तो एनएचआरसी को सही मायने में मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक कुशल प्रहरी बनाने के लिए उसमें कई सुधार की आवश्यकता है। सरकार द्वारा आयोग के
निर्णय को पूरी तरह से लागू करके उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि की जा सकती है। एनएचआरसी को जांच के लिए उचित अनुभव वाले कर्मचारियों का एक नया काडर तैयार करना चाहिए ताकि सभी मामलों की स्वतंत्र जांच की जा सके। भारत में मानवाधिकार स्थितियों को सुधारने और मजबूत करने के लिए राज्य अभिकर्ता और गैर राज्य अभिकर्ताओं को एक साथ मिलकर काम करना होगा। एनएचआरसी की संरचना में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है तथा इसमें आम नागरिकों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही शेयर भी कीजिए। आयोग से संबंधित किसी प्रकार का मन में आपका डाउट है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जिसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू।